नमस्कार, मैं प्रभात रंजन आज इस विशेष लाइव में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जाने माने लेखक कथाकार प्रियंवद जी हैं, जिनके 80 के दशक के अगर हिंदी लेखकों की, हिंदी कथाकारों की सूची बनाई जाए तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहना चाहेंगे कि प्रियंवद शायद उस दशक उस पीढ़ी के सबसे बड़े कथाकार थे। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। दूसरे लोग जहाँ विषय लिख रहे थे, दूसरे लोग जहाँ विषय लिख रहे थे, प्रियंवद कहानियां लिख रहे थे, ऐसी कहानियां लिख रहे थे जिससे मेरे जैसे बहुत सारे कथाकारों ने सीखा। और राजनीति बहुत केंद्रीय विषय था उस समय। जो दूसरे सारे लोग, सारे लेखक जो लिख रहे थे, उनके जिन लेखकों को महत्वपूर्ण माना गया, महत्व दिया गया, जो समादृत लेखक हमारे माने जाते हैं उस दौर के, उन सब के कहानियों के केंद्र में राजनीति थी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि किसी भी लेखक ने, उनमें से किसी भी लेखक ने भारत की राजनीति पर लिखने की, भारत की वास्तविक रियल पॉलिटिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस पर लिखने की कोई कोशिश नहीं की, उस दिशा में कुछ भी नहीं किया। जबकि ये हिंदी की केंद्रीय धारा, हिंदी में जो केंद्रीय धारा माना जाता है, वो पूरा का पूरा लेखन राजनीतिक लेखन है। वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरह की राजनीति को संपुष्ट करने वाला लेखन है। वैसे में प्रियंवद जी ने, जब वो उनकी एक एक कहानियों का इंतजार बड़े पैमाने पर लोग करते थे, उस दौर में प्रियंवद जी ने अचानक एक दूसरा रास्ता लिया और उन्होंने भारतीय राजनीति पर, 20वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति पर एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें लिखी। पहली किताब भारत विभाजन की अंतःकथा, जो पार्टीशन की पॉलिटिक्स को लेकर, और पार्टीशन की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत तरह की कहानियां, बहुत तरह के विचार, बहुत तरह की धाराएं चलती रही हैं। उन सब को समेटते हुए प्रियंवद जी ने अपनी एक धारा प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद उनकी दूसरी किताब आई भारतीय राजनीति के दो आख्यान, जो आजादी के बाद की राजनीति के सैद्धांतिक पहलुओं को लेकर है, सैद्धांतिक राजनीति किस तरह से अपनी दिशा लेती रही। लेकिन आज हम जिस किताब पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, प्रियंवद जी से मैं सवाल करने के लिए उपस्थित हूँ या बातचीत करने के लिए, वो किताब ये है, भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियां, 26 जनवरी 1950 से 12 जून 1975। 26 जनवरी 1950 हम सब जानते हैं, हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो प्रियंवद जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं जानकी कुल के इस विशेष लाइव में। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यहीं से शुरू करता हूं, जिसकी मैंने इतनी लंबी भूमिका बनाई कि आखिर हिंदी का कोई लेखक अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों से बाहर नहीं निकलता है, वो साहित्य रचने में लगा रहता है। आपने अचानक से और अच्छा खासा कालखंड आपने इन 3 किताबों को दिया, और अचानक आपको ऐसा क्यों लगा, जबकि राजनीति पे लिखने वाले पेशेवर राजनीतिक लोग हैं, पेशेवर इतिहासकार लोग हैं, ये उनका क्षेत्र है, उनका विषय है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको भारत की वास्तविक 20वीं शताब्दी की राजनीति पर लिखना चाहिए, 20वीं शताब्दी के इतिहास पर लिखना चाहिए? प्रियंवद जी। देखिए, उसका एक तो मैंने अपना एमए इतिहास में किया और ग्रेजुएशन भी किया। मुझे हमेशा से इतिहास बहुत प्रिय रहा। अगर मैं ये कहूं कि साहित्य से ज्यादा प्रिय रहा तो बहुत गलत नहीं होगा। तो इतिहास मैंने कभी पढ़ना तो छोड़ा ही नहीं था। और अब मेरी कहानियों को भी देखिए तो घूम फिरकर कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द इतिहास आपको दिखेगा। जहां वो या तो खड़ी होती है या जिससे मुखातिब होती है, इतिहास रहा। दरअसल हुआ ये कि जब मैं ये भारत विभाजन पर पढ़ रहा था, जब मैं भारत विभाजन में मैंने कुछ किताबें पढ़ी जी, जाहिर है इंग्लिश में पढ़ी जी, और हिंदी में कोई किताब मुझे मिली नहीं जिसको पढ़कर कुछ जाना जा सके। ऐसा विशेष छोटी मोटी कुछ थी, लेकिन वो उस कालखंड पर, उस खास घटना पर लिखी हुई 2-4 साल आगे पीछे की बातें थी, या उसमें जो इन्वॉल्व रहे उनकी बातें थी, जो उसमें हिस्सेदार रहे या जिनकी भूमिका रही उनकी अपनी बातें थी। तो मुझे लगा अगर हिंदी का कोई पाठक जानना चाहे इस देश के इतिहास और बंटवारे के बारे में, तो उसके पास कोई किताब नहीं थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के आसपास की। जी, जब मेरे मन में आया कि ये तो एक बहुत बड़ा संकट है कि इतनी बड़ी घटना और लोग हिंदी के पास कुछ नहीं है, तब मुझे लगा कि शायद
ये काम मुझे करना चाहिए। और मैंने तब इस पर थोड़ा सा सोचना शुरू किया और उसको मुझे लगा कि मैं ये काम फिर करता हूँ, और मैंने ये पहला बड़ा बड़ा काम उठाया करने के लिए। 2000 तक मैं करीब करीब 20 साल हो गए थे कहानी लिखते हुए। उपन्यास भी लिखा था, 2 उपन्यास भी हो गए थे, कहानियां भी हो गई थी। तो मुझे लगा मैं थोड़ा छूट उससे ले सकता हूँ, तो मैंने उसको कुछ साल रोका और फिर मैंने इतिहास का ये काम किया। और बहुत मेहनत पड़ी, पढ़ना पड़ा, काम करना पड़ा। और ये आप समझिए कि मुझे असली प्रेरणा तो तब मिली जब मैंने एक अकार के लिए इंटरव्यू लिया इरफान हबीब साहब का। जी। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि अगर इतिहास लिखना हो तो कैसे लिखना चाहिए, और वो फैक्ट्स वगैरह की सिर्फ बताया उन्होंने, तरीका की कैसे। तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने इसको हाथ में लिया और फिर इसको मैंने किया। और मैंने अपना इतिहास, चूंकि मेरे इतिहास पढ़ने की का जो बीज था वो, और जो मेरा पढ़ता रहा मैं इतिहास, मैंने उसको एक अलग ढंग से पढ़ा। मैंने ग्रीक इतिहासकारों को सबसे पहले पढ़ा। जी। जब मैं स्टूडेंट था मैंने हेरोडोटस और थुसिडिडीज और प्लूटार्क ये सब पढ़ लिए थे। जी। और फिर रोमन इतिहासकार पढ़े, तो मैंने देखा वो बिल्कुल किस्सा गोई की तरह इतिहास लिख रहे हैं। उस इतिहास को पढ़कर लगता है कि इतिहास तो बाकायदा एक इस तरह की चीज है कि आप उसको आख्यान की तरह, कहानी की तरह लिख सकते हैं। जो जी। हम हिंदी में पढ़ रहे थे या जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे, या तो बहुत एकेडमिक था, या वो किसी विचारधारा को लेकर स्टैब्लिश करने की कोई बात थी। उसमें कुछ वो रस नहीं था जो उन किताबों में मैंने पढ़ा था। तो मैंने कहा मैं इसी तर्ज पर काम करूंगा। और क्योंकि मैं कहानियां लिख ही रहा था, उपन्यास लिख ही रहा था, कथा भाषा से जुड़ा ही हुआ था, तो मैंने वही पैटर्न लिया। और मैंने अपना जो निर्णय निकाला कि औरंगजेब की मौत के बाद से दरअसल इस देश के अंदर विघटन का काम शुरू हो गया। औरंगजेब की मौत 1707 में होती है। जी। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं और अपने सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी बताऊं, कि औरंगजेब जब मरा है जी। तो देश का साम्राज्य की सीमाएं उतनी ही बड़ी छोड़कर मरा है जितनी बड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी। मेरी बात का मतलब समझिएगा कि जी। चंद्रगुप्त जी। मौर्य और औरंगजेब की मौत के बीच में लगभग 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 आप समझिए 2200 साल का वक्फा है। जी। जी। और समय जो भारत की सीमाएं थी वही औरंगजेब की मौत के समय भी थी। यानी देश का विघटन किसी स्तर पर कहीं नहीं हुआ था 2000 सालों में। पॉइंट समझ रहे हैं? जी, समझ रहा हूँ। बावजूद इतने आक्रमणों के, शक आए, देश हूड़ आए, बहुत बहुत लोग आए, लेकिन देश का कोई विघटन उस तरह से नहीं हुआ, ना पारिवारिक स्तर पर, ना कहीं पर। हालांकि औरंगजेब अपनी वसीयत लिख गया था कि मेरे बाद इस तरह बांट दिया जाए मुल्क मेरे 4 बेटों में, ये वो लिख गया था। खैर, वो मरता है और 1757 में क्लाइव प्लासी जीत लेता है, सिर्फ 50 साल बाद, और देश अंग्रेजों की गुलामी में एक तरह से चला प्रवेश कर जाता है। तो वहां से मैंने शुरू किया है, 1707 से 1947 तक वो किताब मैं लाया हूं। तो मैंने उसको एक पाठक की तरह, जो सवाल मेरे मन में थे, आते थे, उसकी तरह से सवाल उठाए, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश की। कोई मेरे पास अपनी विचारधारा की दृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, ना कोई एकेडमिक था, ना मुझे कोई पीएचडी कर रहा था मैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में कुछ करना था। तो मैंने एक शुद्ध एक पाठक की तरह लिखा, और जो था और उसी तरह उसको लोग और शायद मैं पसंद किया लोगों ने। आपको मैं बीच में रोक इसीलिए रहा हूँ कि मुझे जो जो बात सबसे ज्यादा, जिस बात ने आपकी इन दोनों विभाजन, भारतीय विभाजन के अंतर सूत्र और इस किताब में, भारतीय लोकतंत्र का कोरस किताब में, जिस बात ने मुझे सबसे पहले प्रभावित किया, वो बात यही थी कि आपने किसी विचारधारा की ओट में रहकर ये इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि आप सारी विचारधाराओं से जो बात निकलती है उसके बीच से अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं। इसलिए कहीं ये लगता ही नहीं है, मुक्तिबोध के शब्दों में कहूँ कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं दिखती है आपके इस किताब में, इस इतिहास नहीं, की वो किसी है भी भी। नहीं, वो है भी नहीं। वो इसलिए नहीं है कि पॉलिटिक्स के लिए फिर आपको समय और काल और समाज और उसके साथ अपना एक जोड़ना पड़ता है। जुड़ाव तो होगा ना, तभी तो आप पॉलिटिक्स कर पाएंगे। और एक जुड़ाव के पीछे फिर दूसरी बहुत सी चीजें होती है। मैं मूलतः कथाकार था, और मेरी दृष्टि तो मनुष्य है, और मेरा फोकस पूरा मनुष्य है। तो जब मैं इतिहास लिखूंगा तो भी मैं उस पर मनुष्य रहेगा।
मनुष्य के दाएं बाएं मैं किसी और चीज पर तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहानी भी किसी विचारधारा में नहीं लिखी। 80 के दशक में जिसको आपने कहा कहानी के केंद्र में राजनीति थी, तो दरअसल वो विचारधारा ही थी। आप उस शब्द को बचा गए, मैं वही पूरी कह वाम रहा था, विचारधारा थी, पूरी वाम विचारधारा थी और जो कहानी के केंद्र में थी जी। उस वक्त जो नहीं लिखता था उसको हाशिए से बाहर कर दिया जाता था, जो उस तरह का नहीं लिखता था उसको बाहर कर दिया जाता था, और जो लेखक संगठन पूरे ताकतवर थे। अब इस किताब पर आ जाए, लेखक संगठन जो थे 80 के दशक के बाद ताकतवर होते गए, और उन्हीं के संपादक थे, उन्हीं के आलोचक थे, उन्हीं की पत्रिकाएं थी। तो वो एक दौर था, वो 25-30 साल का एक दौर था जब बहुत अच्छी कहानियां भी लिखी गई और एक विचारधारा का बहुत बड़ा आग्रह भी रहा और उसका प्रभाव भी रहा और वर्चस्व भी रहा। मैं उसमें नहीं शामिल रहा तो मेरे इतिहास में भी वो कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब इस किताब पर आ जाते हैं। इसकी शुरुआत आपने बहुत अच्छे से संविधान को समझाते हुए, भारतीय संविधान किस तरह संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान किस तरह से बना, बड़ा लंबा अध्याय आपने भारत के संविधान पर लिखा है, जिसको आजकल पिछले कुछ सालों में लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान पे संकट है, संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन जिस एक बहुत गहरी बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया, जिस पर ध्यान गया नहीं था लोगों का, या गया था तो उसको नजरअंदाज किया गया। आपने लिखा है कि संविधान अंततः जो संविधान बना और जिस संविधान को अंगीकार स्वीकार किया गया, और उस स्वीकार करने में जिस सबसे बड़ी भूमिका जिस केंद्रीय दल की थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और इसने उसी संविधान को स्वीकार किया, उसी संविधान को बनाया जो जिसके लिए वो अंग्रेजों से लड़ती रही, यानी मनुष्य जनता के शोषण, दमन और उन तमाम प्रावधानों के लिए जिसके लिए अंग्रेजों से भारतीय हमारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रही। अंततः भारतीय संविधान में उन्हीं प्रावधानों को अपना लिया गया। कि क्या ये बात आपको लगता है पूरी तरह सही है कि भारत का संविधान एक तरह से पूरी तरह से अपना लिया गया? पूरी तरह शब्द नहीं होगा, शब्द पूरी तरह से नहीं होगा, आंशिक रूप से जरूर अपनाया गया। और पहले एक बात समझिए, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 जी, ठीक जी, और संविधान बना 26 जनवरी 1950। ठीक, वो प्रभावी हुआ। बीच का समय देश कैसे चला, किस नियम, किस संविधान, किस कानून के अंतर्गत चला जी, बताइए। जो अंग्रेजों के कानून रहे होंगे, जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था। नहीं, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं है। वो जो समय था, हुआ क्या कि 1937 में 1935 में एक एक्ट पास हुआ था, वो ही भारतीय संविधान का आधार है, और उसी पर बाद में 1937 के चुनाव हुए विधानसभा के, केंद्रीय सभा के, और भारत के लोकतंत्र में उतरने की पहली शुरुआत थी। 1935 एक्ट ऑफ वो 1935 का एक्ट कहलाता है, और उसके अंतर्गत विधायी चुनाव हुए, केंद्रीय सभा के चुनाव हुए, उसी के अंतर्गत 1947 तक आया, वही कैरी ऑन हुआ 26 जनवरी 1950 तक जी। तो अधिकांश प्रावधान जो उसके थे वो उसमें रहे। जैसे उसमें जो पावर गवर्नर को दी गई थी वो माउंटबेटन के पास थी, गवर्नर जनरल के पास आ गई थी, वही फॉर्मेट था। और भारत एक डोमिनियन के रूप में स्वतंत्र हुआ था, संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश के रूप में स्वतंत्र नहीं हुआ था, एक डोमिनियन हुआ था। नेहरू दस्तखत करते थे, प्रधानमंत्री फॉर द डोमिनियन ऑफ इंग्लैंड। 26 जनवरी 1950 में आपका राष्ट्रपति बना, आपका वो, और आप पूरी तरह प्रभुसत्ता संपन्न एक गणतंत्र बने। तो तब तक जो आपका संविधान में जो प्रावधान थे उसी के अंतर्गत देश चला। तो जब संविधान बनने के दौरान भी वो सब चीजें हो रही थी, बहसें हो रही थी, और उसके अंतर्गत आपके सारे चुनाव हो चुके थे, बहुत सी चीजें बदली गई और बहुत सी चीजें स्वीकार की गई कि ये समय के साथ बदली जाएंगी, देखा जाएगा। क्योंकि सत्ता जिस तरह, आजादी जिस तरह मिली, जिस तरह देश आजाद हुआ, जिस भयानक विभीषिकाओं के बीच आजाद हुआ, उसमें बहुत तेजी से काम करना था, बहुत ज्यादा काम करना था, तो वो किया गया। तो इसलिए वो उसमें ये तो हुआ ही कि आप जिन कानूनों का विरोध कांग्रेस अंग्रेजों के समय कर रही थी, जब अपने संविधान की बात आई तो वो खुद सत्ता में आ चुके थे, तो नहीं बदले गए। कोई नहीं बदलता, कोई सत्ता नहीं बदलती। देखिए, इस पूरी किताब का पहला वाक्य जो संविधान का है कि समस्त शक्तियां जनता में अंतर्निहित है, जो अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र है,
उसका प्राण है कि संपूर्ण शक्तियां जनता में अंतर्निहित हैं। यही वाक्य लोकतंत्र का प्राण है और किसी सरकार ने इसको नहीं माना। और किसी सरकार ने, खाली कांग्रेस की बात नहीं है, किसी सरकार ने इसको नहीं माना और किसी सरकार ने देश की जनता के हाथ भी मजबूत नहीं किए, उसको कभी अधिकार नहीं दिए। खाली एक को कटघरे में आप नहीं खड़ा कर सकते। आज तो जो हालत है वो आपके सामने। लेकिन आपने तो इस तरह भी आपने इशारा किया है, इसमें बहुत अच्छा इशारा किया है कि देखिए, जिन गांधी जिन मूल्यों को लेकर लड़ते रहे, विकेंद्रीकरण के मूल्य थे, ग्राम समाज के मूल्य थे, और आपने ध्यान दिलाया कि इसमें संविधान में कहीं भी ग्राम पंचायत का कोई उल्लेख नहीं आता है। ग्राम पंचायतों को शक्ति दी जाएगी, यह व्यवस्था संविधान में तब आती है 74वां संविधान संशोधन, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आजादी के लगभग 40 साल बाद जाके पहली बार ऐसा होता है जब ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाता है संविधान के 74वें, और नगर पालिकाओं को संविधान के 75वें संशोधन के द्वारा। तो इस तरफ आपने ध्यान दिलाया, तो संविधान निर्माताओं की दृष्टि में ये क्यों नहीं, आपको लगता है कि ये नहीं था कि भारत गांवों का देश है, भारत ग्राम प्रधान देश है? वो पूरी तरह से यूरोपीय मानकों को थोप रहे थे जो नगर केंद्रित समाजों को लेकर बनाया जाता होगा। नहीं, देखिए, आपका सवाल, आपने क्या बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल लिया है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। सवाल ये पूछा है कि जैसे गांधी के आंदोलन से ग्राम पंचायतों में समझ गया। हाँ, वो तो समझ गया कि राजीव गांधी तक आया। सवाल था कि इसी से मेरा कहना था कि गांव भारत के संविधान निर्माताओं की दृष्टि में क्या गांव नहीं थे, जबकि गांव उस समय देश के बारे में कहा जाता था। ऐसा है कि गांधी से तो ये सब लोग पूरी तरह, पूरा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दल और सभी दल अलग हो चुके थे वैचारिक स्तर पर भी, और गांधी की भूमिका हाशिए पर डाल दी गई थी। उसके बाद जो आपने बताया उसमें गांधी का कोड भी है कि आप अगर पंचायत नहीं है तो संविधान, गांधी संविधान को बहुत वो उस तरह से नहीं देखते थे। औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में आपको जुड़ना था, आजाद होते ही आप यूएनओ में आपको आना था, आपको बहुत सी संधियों को का पालन करना था। और आप अगर ध्यान दें, जहां तक मैंने इस पर बहुत काम नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखें तो अम्बेडकर बहुत ग्रामों को ताकत देने के पक्ष में नहीं थे। ये जो ग्राम पंचायत और इसकी बात है, इसमें आपको, मैंने मधुलिमि की किताब में पढ़ा है, मैंने उसको बहुत एनालाइज नहीं किया क्योंकि वो मेरा विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पर पूरा संकेत किया है कि वो इस दिशा में नहीं थे। उनको लगता था कि अगर गांवों को ताकत दी जाएगी, ग्राम पंचायत को ताकत दी जाएगी, तो शायद वहां जो जातिवादी वर्चस्व है या जो दूसरी चीजें हैं वो दिक्कत करेंगी। उनका विश्वास इसी पर था कि वोट की ताकत दे दो और वो अपने आप, जो पिछड़ा है, दलित है, जो है, वो अपनी ताकत पा लेगा। तो बहुत ध्यान नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सच है। और वो सब उस वक्त, देखिए, संविधान सभा में एक बात ये ध्यान रखिए कि पूरे देश का चुना हुआ ब्रेन था जी। वो मामूली लोग नहीं थे जो संविधान सभा में बैठे थे, और पूरे देश के थे, हर प्रांत, हर भाषा, हर धर्म, हर जाति के लोग थे। तो आप उनकी योग्यता पर अगर सवाल उठाते, अब तो सब डिबेट आ गई है, सब प्रकाशित है, आप उनको पढ़िए। एक एक चीज पर कितनी बहसें हुई है, इस पर भी हुई है, बहुत हुई है ग्राम पंचायत में, लेकिन सबके तर्क हैं, सबकी बातें हैं, जो अंततः स्वीकार किया गया। एक सभा है, लोकतांत्रिक तरीके से वो हुआ। तो ऐसा नहीं है। अब वो क्यों हुआ, उस समय क्या हुआ, उस समय के हालात, उस समय की बातें, उस पर निर्भर करता है। संविधान आज आप नहीं कर सकते कि उस समय ये हुआ तो उसका ये मतलब था। नहीं, लेकिन एक बहुत बुनियादी बात थी जिसकी तरफ मुझे लगा कि आपका ध्यान जाना चाहिए था। आप हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं हमारे, और भाषा को लेकर संविधान सभा में बहुत लंबी बहस हुई थी, और जिस बहस में हिंदी को लेकर बहुत लंबी बहस हुई थी, और हिंदी के पक्ष में जिन लोगों ने अपना मत व्यक्त किया था वो हिंदी भाषी लोग नहीं थे। 2-3 जो लोग थे वो सब हिंदी भाषी लोग थे, लेकिन भाषा को किस तरह से हिंदी की जगह अंग्रेजी को स्थापित किया गया, और उसके बाद हिंदी को या तमाम भारतीय भाषाओं को हमेशा के लिए दरकिनार किया, अंग्रेजी के सामने दरकिनार कर दिया गया। इस बहस की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं आपसे पूछूं कि आखिर आपने भाषा के प्रश्न को कैसे, क्यों नहीं देखा, और किस तरह से देखते हैं संविधान में जिस तरह से। देखिए, मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं, भाषा के प्रश्न में। बहुत साफ बता रहा हूँ आपको, मैं हिंदी का लेखक हूँ, ठीक है, कोई कन्नड़ का है, कोई मलयालम का है, कोई कहीं का है, बस इसके आगे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं।
क्योंकि इस समय देखिए भाषा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ मैं है। नहीं जानना, मैं आपसे कह चुका हूँ, भाषा के मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं। अलग अलग राज्यों में झगड़ा हो रहा है, चलिए भाषा के मुद्दे को रहने देते हैं, नेहरू पर आते हैं। क्योंकि नेहरू को लेकर आपने बहुत, नेहरू के कार्यों को लेकर बहुत विस्तार से लिखा, और ये भी लिखा है कि नेहरू को प्लेटो के दार्शनिक राजा के करीब माना जाना चाहिए। और जब नहीं, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि माना जाना चाहिए। मैं अपने आप को नेहरू चाहते थे कि मैं वैसा बनूं। मैं अपने आप फर्क है, देखिए दोनों। नहीं प्रभात जी, माना जाना चाहिए ये तो लेखक का पक्ष हो गया, और नेहरू ऐसा चाहते थे ये लेखक का पक्ष नहीं है, ये नेहरू का विजन था। नेहरू का पक्ष है। आपका पक्ष क्या है नेहरू को लेकर? क्योंकि आपने ये तो लिखा है कि नेहरू, चीन का युद्ध और नेहरू की मृत्यु जो है, ये आजाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी, विभाजक घटना थी, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई। अब तो नेहरू को लेकर देखिए बहुत सारी तरह तरह के, और आजकल नेहरू को जिस तरह से प्रश्नित किया जा रहा है, देश के पहले प्रधानमंत्री को, उसको लेकर भी लोग उतने सहज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नेहरू को अतिरिक्त महत्व दिया गया। आप उनको किस तरह, क्योंकि आपने नेहरू के बाद इस विश्लेषण को एक दूसरी दिशा दी है, और नेहरू के रहते एक अलग तरह से देश की राजनीति को देखा है, तो आपका मूल्यांकन जानना चाहूंगा कि नेहरू को आप किस तरह का राजनेता मानते थे? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ प्रभात जी, आज मैं तो नेहरू के देश में पला बड़ा हूँ जी। मेरा जन्म 52 का है, ठीक है, और 64 में नेहरू की मौत होती है, तो मेरा लालन पालन, जन्म, भरण पोषण सब नेहरू के देश में हुआ है। और उतना अच्छा देश तो मैंने देखा नहीं कभी। कम से कम आज देखता हूं तो लगता है वो तो स्वर्ण युग था देश का। सारे आप खुद 60 के दशक में देख लीजिए, 50 साल में सारी IIT बनी, सारे मेडिकल कॉलेज बने, सारी एकेडमी बनी, इस्पात कारखाने लगे, बेस्ट फिल्म बनी, बेस्ट थिएटर हुआ, हर चीज बेस्ट हुई है उसी दौर में हुई। उसके बाद तो ढलान शुरू होती है। लेकिन सर नेहरू का तो ऋणी नहीं, हर व्यक्ति को इस देश के नेहरू का ऋणी होना चाहिए। उसने इस देश को बना कर दिया, एक लोकतांत्रिक, एक प्रगतिशील, एक समाजवादी देश बनाकर दिया। वरना पाकिस्तान ना बन जाते आप, एक इस्लामिक राष्ट्र की तरह बन जाते आप, उसी दिशा में चले जाते फंडामेंटलिस्ट। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, जिसने जब बिल्कुल आजाद होते ही एक तरफ अमेरिका एक तरफ रूस, उसने कहा नहीं हम गुटनिरपेक्ष होंगे, हम नहीं जाएंगे किसी ब्लॉक में। कलेजा चाहिए इसके लिए प्रभात जी। छोड़िए नेहरू की बात। आवाज ऐसा है ना कि नेहरू की बात अगर आलोचना कोई करनी है तो तथ्य के साथ बात करिए। बताइए, तो एक इंसिडेंट बताइए, उस पर सवाल करिए, जनरल मत करिए। जनरल देखिए इसलिए मत करिए कि आज तो गांधी भी, मैंने सर एक हिंदी के लेखक, हिंदी के प्राध्यापक होने के कारण भाषा का मुद्दा उठाया था, चलिए उस पर आपने बात नहीं की। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आपकी राय जानना चाहूंगा कि नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्या कोई और पहला प्रधानमंत्री होता तो क्या वो इन संस्थाओं का निर्माण नहीं करवाता? क्या वो IITs नहीं बनवाता? क्या पता? उसके देखिए इतिहास, नहीं, इतिहास ऐसे नहीं चलता कि क्या ये नहीं होता। मैंने तो शुरुआत विभाजन की किताब की किससे की है। अगर दारा शिकोह लड़ाई जीत जाता, भारत औरंगजेब से युद्ध जीत जाता, भारत की राजनीति कुछ और होती, शायद विभाजन नहीं होता। लेकिन इतिहास ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे अगर हाइपोथेसिस पे चलना, रहे ऐसा, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये सब तो हाँ, लेकिन एक बातें चौराहों की है। मैं तो विजन जानना चाह रहा था कि अगर पटेल प्रधानमंत्री हुए होते तो क्या वो इन निर्माणों में नहीं, ये सब नहीं करवाते देश को? वो सारे, ये सवाल करिए ना। अरे आप ये सवाल करिए, मैं आपको उत्तर देता हूँ। आपने मेरी अगर भारतीय राजनीति के 2 आख्यान, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने नहीं पढ़ी, उसमें पटेल का बहुत पूरी एनालिसिस पटेल की है। और मैं पटेल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपको स्पष्ट कर दूं कि पटेल के बारे में 2-3 बात आपको बता दूं। पटेल कहीं से भी कमतर नहीं थे नेहरू से, किसी चीज में। जी, यही मैं जानना चाह रहा था जी। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए, उस किताब को पढ़िए। 3 बार नेहरू के हस्तक्षेप से, गांधी के हस्तक्षेप से नेहरू आगे आए हैं, पटेल को पीछे किया गया जी। एक बात, पटेल गांधी को नेहरू से बहुत ज्यादा मानते थे। दूसरी बात, बहुत ज्यादा पटेल मानते थे, जिंदा नहीं रह जाता। 48 में गांधी की हत्या के बाद पटेल जिंदा नहीं रह जाता। उनको शौक लगा, हाँ, उनको शौक लगा कि मेरे होते हुए ये हो गया। और पटेल नेहरू से 6 साल बड़े थे और नेहरू दबते थे। और पटेल
का पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल कांग्रेस पार्टी पर था, नेहरू का कोई नहीं था। कांग्रेस दल के अंदर पूरा नियंत्रण पटेल का था। टिकट कौन लड़ेगा, किसको मिलेगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा। राजेंद्र प्रसाद पटेल की पसंद थी राष्ट्रपति, नेहरू अपना नहीं बनवा पाए। कांग्रेस अध्यक्ष की लड़ाई में ये पटेल ने अपना अध्यक्ष बनवाया, नेहरू नहीं बना पाए। लेकिन पटेल, ये बात जब हुई गांधी से कि पटेल भी हो सकते हैं, तो दो चीजें पटेल के उस पर निगेटिव चली गई। पहली, पटेल को कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ नहीं थी। पटेल कभी विदेश नहीं गए पढ़ाई के अलावा, उनको कुछ नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ थी, ना उनकी दिलचस्पी थी, ना वो उसमें जाना चाहते थे। एक बात देश के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी था। दूसरी बात कि नेहरू की ऑलरेडी एक अंतरराष्ट्रीय छवि तो 1937 में बन गई थी, स्पेन के गृह युद्ध में जब वो पीस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो पटेल नेहरू की अंतरराष्ट्रीय छवि ऑलरेडी बन चुकी थी। इसका एक बड़ा कारण ये था। और दूसरा, पब्लिक में नेहरू पॉपुलर बहुत थे। पटेल बहुत हार्डकोर गांधीवादी थे, बहुत स्ट्रांग आदमी थे, और इस देश को पटेल का ऋण तो इसलिए हमेशा मानना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने वो राजाओं को मिलाकर देश बनाया है, वो बहुत बड़ा पटेल का काम है, नंबर एक। नंबर दो, जो देश का विभाजन हुआ है और उसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो चीजें बटी हैं, उसको आप मेरी किताब में पढ़िएगा या उसमें दूसरी में पढ़िएगा, जो चीजें बटी हैं, उस कमेटी के चेयरमैन पटेल थे। पटेल ने पाकिस्तान में कुछ जाने नहीं दिया। आपको शायद नहीं मालूम होगा, बहुत समय तक पाकिस्तान के नोट हिंदुस्तान में छपे हैं। अच्छा, हाँ, मशीन ही नहीं थी, पटेल ने नहीं जाने दी। पढ़ी जो मैं सुनने वालों से बहुत सारे, सबसे पहले तो मैं आपको प्रियंबा जी ये बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदी के मेरी पीढ़ी, मेरी बात की पीढ़ी के सारे लेखक आपको सुन रहे हैं, आपके बोलने पर कमेंट कर रहे हैं। और मैं जो भी आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसे मेरा विचार मत मानिए, मैं तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। पूछिए। अरे भाई, मेरे श्रोता पाठक भी पूछ रहे हैं सवाल, तो उनका अधिकार है। तो हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप इस तरह से फेसबुक पे लाइव आते नहीं, और इस तरह से आपसे बातचीत करने का, संवाद का मौका हमें नहीं मिलता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने आपकी किताब में शायद पहली बार पढ़ी कि जो आनंद भवन का किस्सा है, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो ये मैं सुनने वालों को जरा बताइए। मैंने पढ़ के मैं चौंक गया कि वो जो बंगला, जो आनंद भवन जो था, वो पहले इशरत मंजिल उसका नाम था, और उसको अकबर इलाहाबादी साहब ने पहले खरीदा था, मशहूर शायर जो बड़े ये तो सब जानते हैं। इशरत मंजिल क्या ही तो अनुवाद है आनंद भवन। अच्छा, इशरत का मतलब आनंद, मंजिल का मतलब भवन। इशरत मंजिल का अनुवाद आनंद भवन है। तो ये उन्होंने पहले अकबर इलाहाबादी ने खरीदा था। अकबर इलाहाबादी का, हाँ, अकबर इलाहाबादी का था, और फिर वो मोतीलाल नेहरू ने लिया, तो उन्होंने उसका नाम फिर इशरत मंजिल से आनंद भवन किया। देखिए, हिंदुस्तान की ये सब बड़ी प्यारी बात है जी। आप देखिए, इस मुल्क को समझने के लिए ये सब किस्से छोटे छोटे समझना बहुत जरूरी है। और जस्ट अकबर इलाहाबादी, मोतीलाल नेहरू वकील थे, और पुराना मामला था, उठना बैठना था, सब था, तो उन्होंने खरीदा था। मतलब इस किताब आनंद भवन में पता नहीं कितने कमरे थे, तो मैंने लिखा है उसमें कितने तो कमरे थे, पता नहीं 22, 24, 26 कितने कमरे थे उसमें। और वो क्या था, मतलब वो ठाट बाट तो किसी के पास नहीं था जो मोतीलाल नेहरू के पास था। लेकिन नेहरू डी क्लास हुए पूरे। डी क्लास हुए कि नहीं हुए? डी क्लास हुए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए उस ठाट बाट में पले, हैरो जैसे स्कूल में लंदन में पढ़े, जहाँ राजकुमारों के बच्चे पढ़ा। बाप ने पढ़ाया तो क्या करते, बाप ने पढ़ाया तो क्या करते। बाप तो, अरे भाई, बाप तो राजा था, बाप तो रईसों की तरह रहता ही था। बाप में कोई कमी, बाप तो इससे नहीं पिछली हुआ। बाप तो शराब भी उसने कभी नहीं छोड़ी, बाप ने पीना। गांधी लाख का है, वो पीते। बड़े बड़े गवर्नर के साथ उनकी शाम को शराब की दावत होती थी। अब जो थे वो थे मोतीलाल, उनकी औलाद थे वो। तो वैसा, मतलब बाप ने जो बनाया, लेकिन बाद में आप पढ़िएगा, उसमें इसी किताब में पढ़िए, कमला नेहरू के जब सेहत खराब हुई तो नेहरू कितने बड़े आर्थिक संकट से गुजरे हैं, पढ़िए आप उसको। बहुत पढ़ा मैंने। और वो नेहरू, तो आप बताइए, क्या डी क्लास होना और किसी को कहते हैं? डी क्लास
मोतीलाल नेहरू के निधन के बाद उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं रह गए थे, तो उनको डी क्लास होना पड़ा और तब उन्होंने लेखन शुरू किया और अपनी किताबों के माध्यम से उसकी रॉयल्टी से अपना खर्चा चलाते रहे। ये सब तो बात सही है और देश के सबसे बड़े नेता, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। बस खाली बता दीजिए लोगों को, नहीं देखिए प्रभात जी, केवल बस बता दीजिए कि ऐसा है, सच्चाई बता दीजिए, बाकी लोगों को सोचने दीजिए, इंटरप्रिटेशन करने दीजिए, सच्चाई बता दीजिए कि ऐसा है। ऐसा दुख ये है कि लोगों को सच्चाई भी नहीं पता ना, लोग तो कुछ नहीं जानते। मैंने भी कुछ दिन पहले फेसबुक पर लिखा था कि इस समय देश को कम से कम हिंदी भाषी समाज को पब्लिक इंटेलेक्चुअल से ज्यादा पब्लिक हिस्टोरियन की जरूरत है, क्योंकि इतिहास बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब को लिखने का उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही है, जैसे उस समय था विभाजन, उसके बारे में बताना, इस समय है कि हमारे लोकतंत्र को समझो। बस ये लोकतंत्र कहाँ से शुरू हुआ और आज जो आया है, इसकी यात्रा कितनी लंबी है, इसमें बीच बीच में क्या क्या होता रहा, कौन लोग जुड़े, कौन से दल जुड़े, क्या क्या हुआ, कहाँ इसका ढलान आई, कहाँ इसका चढ़ाई हुई, क्या हुआ, ये सब चीजें जानो, बस सिर्फ जानो और बाकी अपने फैसले करो। मुश्किल ये है कि बिना जाने इस वक्त हर आदमी तो सूरमा बना हुआ है। लगातार लोग सवाल आपसे पूछ रहे हैं, एक आध सवाल मैं ले भी लेता हूं, क्योंकि अभी नेहरू परिवार की बातचीत चल रही है। लीजिए लीजिए लीजिए। राम शर्मा जी का सवाल है। राम शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आपकी पुस्तक में पढ़ा है कि इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू को नेहरू परिवार में वह मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हाँ, नहीं देखिए, ये इंदिरा गांधी, कमला नेहरू के बारे में बताऊं, बहादुर शाह जफर के जो खजांची थे जी, ये उनकी बेटी थी। अच्छा, हाँ, बैकग्राउंड समझिए आप जी, आप समझ गए। आप ये समझिए कि बहादुर शाह जफर की ही क्या आर्थिक हैसियत बची थी और लाल किले की क्या हैसियत बची थी। उनके खजांची थे, उनकी बेटी थी, वहां चांदनी चौक में रहती थी, कश्मीरी थी, सुंदर थी, और मोतीलाल नेहरू को सजेस्ट किया गया, नेहरू ने हाँ कर दी तो शादी हो गई। हमने अपनी किताब में थोड़ा सा दिया कि जो बारात गई उसके बारे में पढ़िए, कैसी गई बारात, क्या हुआ। तो इंदिरा गांधी, ये कमला नेहरू जब गई हैं तो ये तो था ही कि आनंद भवन का जो अंग्रेजी माहौल था, छुरी कांटे से खाना और ये, और घर में ट्यूटर आ रहे हैं, कमला नेहरू उसमें एडजस्ट उस तरह हो नहीं पाई, वो कभी नहीं हो पाई। और देखिए इंदिरा गांधी, अब मैं कथाकार चूंकि हूं, बोलता हूं, तो पात्रों को, चरित्र के मनोविज्ञान को समझने की बहुत कोशिश करता हूं। इंदिरा गांधी के पूरे बनने में आनंद भवन की जो आंतरिक स्थिति थी, घरेलू, उसका बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें कमला नेहरू के साथ जो व्यवहार होता था वो भी था। इंदिरा गांधी ने अपनी बुआ को माफ नहीं किया, विजय लक्ष्मी पंडित को, विजय लक्ष्मी पंडित को कभी माफ नहीं किया जी। आप ध्यान रखिएगा इसका, ये सब बातें पता होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी तो इतनी इनसिक्योर लड़की थी कि माँ हर वक्त अस्पताल में है, बाप हर वक्त जेल में है, आनंद भवन में कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। उसने तो बहुत बहुत इनसिक्योर लाइफ बिताई है 14-15 साल की उम्र से, और फिर वो माँ की मौत, फिर नेहरू, फिर विदेश, और क्या क्या मरहले पार करते हुई वो आई है। तो उनके अंदर तो असुरक्षा का बोध कभी अंदर से गया ही नहीं। तो ये बात सच है, जिस वो उत्तर यही है कि हाँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उस तरह नहीं होता था। इंदिरा गांधी को भी उस तरह से उनकी सुंदरता को उनको वो लेके विजय लक्ष्मी पंडित लगातार उनके ऊपर टीका टिप्पणी किया करती थी, जिसको कभी अपने जीवन में नहीं भूली। लेकिन एक सर ये बात बताइए कि विजय लक्ष्मी पंडित का इतना प्रभाव क्यों था? क्योंकि मैंने एओ मथाई की किताब का आपने बार बार हवाला दिया है अपनी किताब में। मथाई ने लिखा है कि वो कहीं जाती थी, जैसे महाराष्ट्र में गई, वहाँ राजभवन में ठहर गई और बहुत सारा खर्चा कर दिया, और तो वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखा कि भाई विजय लक्ष्मी पंडित आई थी और इतना 6,000 या कुछ इतना रुपए का खर्च हो गया सरकार का, तो नेहरू जी इसका खर्च का क्या हो। नेहरू मथाई ने लिखा कि नेहरू जी ने लिखवाया कि चलो उनको ये लिख दो कि मैं हर महीने कुछ कुछ पैसे काट कर उनको चुका दूंगा। इसी तरह वो नेहरू के नाम को लेकर विदेशों में चली जाती थी, बहुत सारी सुविधाएं ले लेती थी। इस तरह के किस्से मथाई ने बहुत लिखे। तो इतना उनका केंद्रीय प्रभाव, क्योंकि कृष्णा हाटी सिंह उनकी दूसरी बहन भी थी और भी लोग उस परिवार में थे, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित को नेहरू का उनके प्रति अतिरिक्त स्नेह था। ये केंद्रीय भूमिका उनकी कैसे बनी, जबकि वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सबके प्रति उनकी धारणा कोई बहुत अच्छी नहीं थी?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो मैथाई की किताब आई है वो इमरजेंसी के बाद आई है जी, खत्म होने के बाद। मैथाई 77 के बाद आई, शायद 78 या 79 की जनता पार्टी के समय में 78 आई। जनता पार्टी सरकार में आई है। जी सर। हाँ, उस समय आई ना। उस समय बहुत किताबें इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ आई हैं, सब हॉट केक की तरह बिकती थी। जी, मतलब आज किताब छपी और हफ्ता भर में उसका एडिशन खत्म। सबने लिखी, हर आदमी ने, हर जर्नलिस्ट ने, बहुत लोगों ने 2-2.5 साल के अंदर इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखी। उसमें एक मैथाई भी थी। एक बात, मैथाई के को हटाने वाली और मैथाई की पावर खत्म करने वाली और नेहरू के ऊपर से उनका कंट्रोल खत्म करने वाली इंदिरा गांधी थी। और मैथाई ने सब हिसाब किताब बराबर चुकाया है अपनी किताब में इंदिरा गांधी से और विजय लक्ष्मी तो इन सबसे, नेहरू परिवार से। मैथाई का बहुत बड़ा प्रभाव नेहरू पर था। नेहरू दो ही लोगों से बात करते थे, कृष्णा मेनन और मैथाई। कृष्णा मेनन का प्रभाव क्यों था? इसीलिए था। मैथाई का प्रभाव क्यों था? इसीलिए था कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर नेहरू इन्हीं दो के साथ बैठ सकते थे। तीसरा कोई था ही नहीं जिसके साथ कांग्रेस में नेहरू बैठकर बौद्धिक स्तर पर कोई बात कर सके। किताबों की, लेखकों की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई था ही नहीं। सर क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी अंग्रेजी में उनसे बात कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं। अंग्रेजी बोलने वाले बहुत अच्छे थे। आप क्या समझते हो, लोहिया कम अच्छी अंग्रेजी बोलते थे? लोहिया के बारे में तो आप बाद में बात करेंगे, आपने खुद उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लोहिया भी देश के पढ़े हुए तो अंग्रेजी बोलने वाले, भाई अंग्रेजी बोलने वाला तो हाउस वर्क हर आदमी होता था। लेकिन कृष्णा मेनन की भी अभी किताब आई है, जयराम रमेश ने लिखी, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत। और मैथाई तो, अब इन सब की बातें, अगर ये मैथाई और कृष्णा में हमारे बहुत से सुनने वाले, देखने वाले नहीं जानते होंगे इन लोग को। विषयांतर की तरफ नहीं जाएंगे सर, विषय पे आएंगे। अब कृष्ण मेनन की आपने बात की, चीन युद्ध को आपने बड़े विस्तार से, चीन और भारत के रिश्ते जो नेहरू जी बना रहे थे, जिसको शायद भारत में नेहरू के सबसे बड़े राजनयिक फेल्योर के रूप में उस समय देखा गया, या बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने देखा कि चीन को वो समझ नहीं पाए, और उसमें कृष्ण मेनन की बड़ी भूमिका थी। और चीन को लेकर जो नेहरू जी की राजनीति थी, चीन ने जिस तरह से उनके साथ धोखा किया, और जिस तरह से 1962 में चीन का युद्ध हुआ, और उसके बाद नेहरू का उसके कुछ समय बाद उस सदमे से ही, शायद उसकी वजह से एक वजह वो भी रही होगी, उनका निधन हुआ। इस पे जरा आपके विचार हम जानना चाहेंगे कि आखिर चीन की जो नीति थी नेहरू की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किताब में आपने बहुत विस्तार से लिखा है, थोड़ा हमारे सुनने वालों को भी बता दें। चीन को लेकर कोई नेहरू की नीति नहीं थी। नेहरू तो डिफेंडिंग पाले पर थे ना। चीन का तो पंचशील था उनको। देखिए, नेहरू के अंदर अब कोई बात कि मनोविज्ञान कैसे बनता है, तो नेहरू का मनोविज्ञान एक दूसरा था। और वो इतिहास के आदमी थे, हिंदुस्तान की खोज लिख चुके थे। बौद्ध धर्म भारत भी था, चीन भी था, और बड़े पुराने संबंध हमेशा से रहे हैं, रास्ते, मार्ग, व्यापार। तो उनको कभी ये उम्मीद नहीं थी कि चीन से हमारा संबंध ऐसा होगा, और चीन से कभी झगड़ा भी हो सकता है। और असल में इस किताब में परिशिष्ट का एक चैप्टर हटाया गया इसलिए कि वो कॉपीराइट का थोड़ा इशू फंस गया था। वरना जो चीन युद्ध पर हमने पूरा एक चीन का जो पक्ष है जी, चाओ एनलाई का, वो जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी पत्रिका है, उसमें जो चीन का पक्ष छपा था नेहरू को कटघरे में खड़ के, वो पूरा दिया था जी। उसको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आता कि चीन क्या कह रहा था, कि मैंने जो भारत पर हमला किया उसके पीछे वजह क्या थी, और सारा दोष नेहरू पर था। और वो बहुत दलाई लामा वजह नहीं, वो दलाई लामा भी था, उसने बहुत सी बातें थी और बहुत बढ़िया लिखा हुआ था। इसका फाइनल करेक्शन तो माओ से तुम ने किया था जी। अभी छपने गया है तो उनके अप्रूवल से गया है, और उन्होंने उसको पढ़ा था, देखा था। और वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ तिब्बत, उस किताब में ये था। लेकिन वो कुछ कॉपीराइट का इशू फंस गया तो हमको हटाना पड़ा पेंगुइन से, वरना ये उसमें जाता। तो चीन युद्ध का जो चीन का पहलू है, वो अगर आता तो आपको समझ में आता कि नेहरू कहां कहां क्या क्या गलत थे। और वो भारत की, आजाद भारत पर पहला एक विदेशी आक्रमण था, जिसकी ना कोई उम्मीद थी, ना कोई समझ थी, ना कोई भारत के पास तैयारी थी, कोई हथियार नहीं था, कुछ जूते तक नहीं थे बर्फ वाले, कुछ नहीं था, राइफल
से लड़ते थे, वो राइफल भी किस जमाने की, वो एक एक खटके वाली थी, नोट 3 वाली थी, कहीं कुछ नहीं था। जिस तरह हथियार मांगे हैं नेहरू ने और जिस तरह सहायता मांगी है, गालब्रेथ की डायरी पढ़िए, उसमें दी हुई है। चीन तो असर तक तो चला ही आया था, और ये चलता चला आता तो पता नहीं कहां तक आ जाता, कोई रोकने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। भारत बिल्कुल निरुपाय, निसहाय सब था। अब वो निरुपाय निसहाय होने के पीछे ये तो आप नहीं कहेंगे कि भारत को फौरन 47 के बाद हथियार खरीदने शुरू कर देने चाहिए थे। आपका देश बटा था, आपके पास शरणार्थी थे, आपके पास पैसा नहीं था, आप भूखे नंगे थे। राष्ट्र निर्माण सबसे सामने था कि सबसे बड़ा संविधान बनना था, चुनाव होना था, देश को संभालना था, मंत्रिमंडल बनाना था, सब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, कहां कौन देखता। और वो चीन में चूंकि कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी थी और वो लोग बहुत जबरदस्त थे, तो 30 साल 35 साल लड़कर सत्ता में आए थे। ये चाओ एन लाई युद्ध मोर्चों पर लड़े थे, क्योंकि नेता वैसे तो थे नहीं, पब्लिक ओरेटर थे या जनता ने इनको चुना था। तो लड़ाई लड़कर आए थे, वो तो इन सबके खून में लड़ाई थी, और उनका अपना एक विचारधारा बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उस विचारधारा के साथ आए थे। तो 10 साल निकले, 48 से 58 तक 10 साल निकले आपस में सहमति बनाते करते हुए। और वो जो इसमें इंटरव्यू है जो चाओ एन लाई ने एडगर स्नो को दिया है जी, उसमें वो कहते हैं मैंने अपने सब पड़ोसियों से सीमा विवाद सुलझा दिया है, केवल भारत से नहीं सुलझ पा रहा है। बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बिल्कुल तार्किक ढंग से वो बात करते हैं कि हमने सबसे सुलझा दिया है अपना सीमा विवाद, भारत से नहीं सुलझ पा रहा। उसके न सुलझ पाने का कारण ये है तो मैकमोहन लाइन सन 20-21 की उलझी हुई चीज है, बीच में अंग्रेज एक पार्टी तीसरी थी, तो कई कारण थे। उसमें दिया है थोड़ा सा, अगर आप देखें उस इंटरव्यू को पढ़े चाओ एन लाई वाले, तो उसमें आपको चीज दिखेगी। और एडगर स्नो का इंटरव्यू भी बहुत बड़ा था, बहुत बातें थी, लेकिन इसमें याद देखिए कि जिस तारीख को 20 अक्टूबर को शायद चीन ने हमला किया है और 20 नवंबर को उसने अपनी सारी सेनाएं पीछे हटा दी, अपने आप पूरी, एक भी नहीं रखी, अपने आप वो विड्रॉ कर लिया उसने, सिर्फ 1 महीना, और उसके बाद वो पूरी तरह हट गया और जैसा था वही पहुंच गया। अब ये भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। तो ये तो देखिए राजनीति में, इतिहास में सवाल हमेशा चलते रहते हैं। ब्रूटस सही था कि जूलियस सीजर सही था, ये सवाल आज तक है, तो ये तो आज तक ये नहीं सुलझा। तो फिर क्या है, मैं तो कहता हूँ ब्रूटस बहुत भला आदमी था, वो तो लोकतंत्र का समर्थक था। जूलियस सीजर तानाशाह बनना चाहता था, उसने कत्ल कर दिया। हाँ, आप समझिए बात को, डिक्टेटर बनना चाहता था वो रोम का, और ब्रूटस के पुरखे लोकतंत्र समर्थक रहे थे, उसने कत्ल किया साथियों के साथ। लेकिन इतिहासकारों ने कहा वो गद्दारी की उसने। अब लोकतंत्र के समर्थन में उसने अगर उसका कत्ल किया तानाशाह का, तो वो गद्दारी है, बहुत बुरा हो गया। अब आज की तारीख में तो मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा लोकतंत्र समर्थक था, उसका तो बुत बनाना जाना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री। इतिहास है ये प्रभात जी, ऐसे ही चलता है मामला इसका। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैंने आपकी किताब में मैंने पाया कि नेहरू और इन सबसे ज्यादा जिस अध्याय जिस समकालीन नेता पे आपने लिखे हैं, वो 2 बड़े अध्याय आपने इंदिरा गांधी पे लिखे हैं। इंदिरा गांधी और नेहरू में कौन देश के लिए ज्यादा बड़ा नेता आपको लगता है, और क्या आपको इंदिरा गांधी के प्रति कुछ अतिरिक्त आकर्षण था? क्योंकि इस किताब को पढ़ते हुए लगातार लगता है बहुत बहुत दूर तक मुझे इंदिरा गांधी की जीवनी जैसी कभी कभी लगने लगती है। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरा उद्देश्य बताना है जी। नहीं जानती देश इंदिरा गांधी के बारे में कुछ, देश नहीं जानता नेहरू के बारे में कुछ आजकल, और हमारा हिंदी समाज तो बिल्कुल नहीं जानता, अफवाहों पर चलता है। इसलिए आपको ये सवाल करना पड़ता है। जी। देखिए, नेहरू से बड़ी तो क्या इंदिरा गांधी नेता होती। नेहरू ने तो देश बनाया है। आजादी के पहले वो आदमी 20-25 साल देश के लिए लड़ा है, आजादी के बाद जब तक सांस रही देश के लिए लड़ा है, उसके तो जीवन का पूरा हिस्सा उसमें गया है। तो उससे उनसे तो बड़ी क्या होती है। और इंदिरा गांधी के समय से लोकतंत्र की ढलान शुरू हो गई। कांग्रेस का पार्टीशन, बंटवारा, प्रेसिडेंट का चुनाव, फिर ये हो, फिर आपातकाल, तो लोकतंत्र सीधे सीधे चलता ही जा रहा है ढाल पर। और जनता पार्टी में और बुरा हाल हुआ। और दूसरा, अगर मैं आगे इसके लिखूंगा आगे का हाल, तो जनता पार्टी में आप देखेंगे तो आपको और हैरानी होगी कि ये क्या हुआ। और फिर इंदिरा गांधी 80 में लौट भी आती है, जनता फिर उनको चुन लेती है। एक सर, लेकिन एक कारण है ये सवाल पूछने का मेरा, और वो कारण आपके किताब के शीर्षक में ही है। आपने 12 जून 1975 पर इस किताब को समाप्त किया है। 12 जून 1975 पे किया है। 25 जून या 26 जून जो
इमरजेंसी की तारीख थी उस दिन नहीं समाप्त किया है, 12 जून को समाप्त किया है, जिस दिन एक जज ने इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री को चुनाव गलत तरीके से चुनाव निरस्त कर दिया था और एक तरह से वो प्रधानमंत्री रहने के काबिल नहीं रह गई थी, वही लोकसभा सदस्य नहीं रही तो प्रधानमंत्री कैसे रहती। उस दिन आपने इस किताब को समाप्त किया है जिस दिन इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजरी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, आपको इस सवाल का उत्तर चाहिए 12 जून पर क्यों खत्म किया है जी, ये पूछ रहे हैं ना जी सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इससे ये ध्वनि मिलती है कि इंदिरा गांधी के प्रति आपका अतिरिक्त आकर्षण, अतिरिक्त स्नेह, जो भी कहें। देखिए, इंदिरा गांधी और जेबी आंदोलन और बांग्लादेश युद्ध, ये सब हमारे स्टूडेंट लाइफ के मामले जी। जेबी मूवमेंट में हम एमए में थे, बीए में या एमए में थे और पूरी तरह इसके साथ थे, जेपी मूवमेंट के साथ। इंदिरा गांधी तब तक बहुत बुरी छवि उनकी हो चुकी थी देश में और उस बुरी छवि का एक बहुत बड़ा कारण संजय गांधी भी थे, मारुति थे। और हम लोग उस समय, आप लोग ने देखा नहीं है संजय गांधी और मेनका गांधी जब आते थे, हो तक बच्चे थे, हमने देखा है। तो वो सब बड़ा लगता था कैसा लोकतंत्र है, कहाँ जा रहा है, ये हो क्या रहा है लोकतंत्र के पक्ष में। और जेपी का समर्थन इसलिए था कि जेपी लोकतंत्र के संपूर्ण क्रांति ही अपने आप में बड़ा आकर्षक शब्द युग्म है। संपूर्ण क्रांति तो हर जवान के अंदर होती कि लाओ बदल दें सब, और जेपी का अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र और लोकतंत्र की रक्षा में की गई लड़ाई, हम सब उसके साथ थे और पूरी ताकत से इंदिरा गांधी को हराने में भी जो कुछ भी कर सकते थे किया। और 4 हिंदी राज्यों में एक भी राज्य में इंदिरा गांधी को एक सीट नहीं मिली। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव भी हारी, संजय गांधी भी हारे, सब हारे। ये लोकतंत्र की, मैं मानता हूं, इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है और सबसे आखिरी जीत है। और उसी जनता ने 2.5 साल बाद फिर इंदिरा गांधी को चुना। इंदिरा गांधी की सिर्फ ये हिंदी पट्टी में ही स्थिति थी, साउथ वगैरह में इंदिरा गांधी बिल्कुल सुरक्षित थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसी हिंदी पट्टी ने 1980 में इंदिरा गांधी को फिर चुन लिया। ये बात जब तक आप नहीं खोलेंगे, नहीं विश्लेषित करेंगे, तब तक आप नहीं समझेंगे तो 2.5 साल में क्या हुआ और इस लोकतंत्र के लूप होल्स कहां पर हैं, कहां पर गड्ढे हैं इस लोकतंत्र में, कहां इसकी बुनियाद में कमियां हैं। आप 2.5 साल पहले 4 राज्यों में हराते हो तानाशाह की तरह मान करके ये सब है और मुकदमा चलता है, तिहाड़ जाति, क्या क्या तो नहीं हुआ 75 के बाद। शाह कमीशन बैठा, सब बैठा, सब। मैं टकार में दे रहा हूँ 12 जून के आगे के घटना जो है, 12 जून के आगे के तीन संपादकीयों में आकार में दे रहा हूँ, तो दूसरा आने वाला है, तीसरे में शाह कमीशन वगैरह आएगा और शाह कमीशन की रिपोर्ट वगैरह दब गई कि बहुत कुछ हुआ। वो सब देखिए राजनीति का है। और संविधान संशोधन जो मैंने अपनी किताब में दी है, उस समय इंदिरा गांधी की छवि को बहुत उसने सामने आ गई। लिखा है कि 24वां, 25वां और 26वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो संविधान के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात था एक तरह से। पहला बड़ा। बिल्कुल। मैं लोकतंत्र के पक्ष में शुरू से रहा और जो उसके ऊपर जिसने कुछ भी खरोच डाली, मैं उसका विरोधी रहा। और दुर्भाग्य ये है प्रभात जी कि इस देश की हर सरकार लोकतंत्र विरोधी रही है, अपने स्वभाव में, अपने इरादों में, अपने लक्ष्य में, अपने चरित्र में, और इसके नेता रहे। तो मैं हर सरकार का, हर दल का विरोधी हूं और हर दल के हर नेता का विरोधी हूं। मैं भारतीय राजनीति का विरोधी हूं। ये जो पैटर्न है, जो वर्तमान पैटर्न है, चुनाव और लोकतंत्र, ये क्योंकि ये जनता के हाथ से ताकत, जो पहला सूत्र वाक्य है कि समस्त शक्तियां जनता में अंतर्निहित हैं और शासक सरकार अपनी शक्तियां जनता से प्राप्त करती है। समझिएगा इस वाक्य को। ये अमेरिका का स्वाधीनता घोषणा पत्र है, जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए। ये तो लिंकन का था, बाद में थोड़ा
लेकिन जनता में सारी शक्ति है और सरकार जनता से ही शक्ति प्राप्त करती है। आज जनता की हालत आप देख लीजिए और लौट चलिए पीछे जहां से मैंने किताब शुरू की है और देखते चलिए कब कब कहां कहां जनता के साथ क्या धोखाधड़ी, क्या अन्याय, क्या अत्याचार हुआ और जनता कैसे धीरे धीरे उसके हक छीने गए, लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए, सब हुआ। इंदिरा गांधी पे सर बातचीत चल रही है, आपने इंदिरा गांधी पे बहुत विस्तार से लिखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1971 के में बांग्लादेश युद्ध के बाद जिस इंदिरा गांधी को दुर्गा तक कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा, और तो मैंने ये लिखा नहीं है, मैंने सुना है कि ऐसा है, मैंने कहा मैंने ऐसा लिखा नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा नहीं। आपने हाँ, छवि उनकी वही थी, छवि थी। हाँ, दुर्गा की तरह उनको चित्रित किया गया एमएफ हुसैन के द्वारा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1974 आते आते जिस देश की जनता, देश की जो जनता उनको दुर्गा कह रही थी, वही जनता उनको सत्ता से हिलाने, सत्ता से गिराने के लिए उनके पीछे पड़ गई। देश में सबसे बड़े, शायद आजादी के बाद देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन अगर कोई हुआ तो 1974 का जेपी मूवमेंट था, जो महज दुर्गा बनने के 2.5 साल बाद देश में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गतिविधियां हुई कि जो शीर्ष पे जिसका व्यक्तित्व पहुंचा था वो एकदम फर्श पे आके गिरा, अर्श से फर्श पे आके गिरा। देखिए 71 के बाद जब इंदिरा गांधी बांग्लादेश जीती हैं तो उन्होंने देश में विधानसभा चुनाव करा दिए। उनको एहसास हो गया था अपनी पॉपुलरिटी का और उन्होंने विधानसभा से जीत ली। वो निरंकुश सत्ता उनके पास आ गई और अंबेडकर ने जो अपना संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया है, शायद 24 नवंबर का है, उसको हर भारतीय नागरिक को पढ़ना चाहिए, उसे कोर्स में होना चाहिए, बाकायदा हर स्टूडेंट को पढ़ाया जाना चाहिए। वो इस देश का प्राण है, संविधान का और लोकतंत्र का। और अंबेडकर ने जिन खतरों की ओर उसमें संकेत किया है, वो खतरे उस वक्त अंबेडकर देख रहे थे कि ये हो जाएंगे, ये हो आएंगे और देश फिर गुलाम हो सकता है। इंदिरा गांधी पहला उसका प्रमाण थी कि यही वो खतरा है तानाशाह की तरफ। तानाशाही एक बड़ा बहुमत तानाशाही की तरफ आपको ले जाता है, तानाशाह बनने की तरफ ले जाता है। ये अंबेडकर का वो भाषण है और इंदिरा गांधी के पास इतनी सत्ता थी कि इंदिरा गांधी को उस पर जाना ही जाना था। लेकिन ये तो जब भी लोकतंत्र में किसी एक दल को इतनी अधिक सत्ता मिल जाएगी, इतनी अधिक ताकत मिल जाएगी, वो जिसको भी मिले, और देश के बाहर भी आप देख लीजिए, जिस पार्टी को इतनी अधिक ताकत मिल जाती है, जिस दल को मिल जाती है, मुसोलिनी भी लोकतंत्र से आया था, हिटलर भी लोकतंत्र से आया था, स्टालिन ने अपने तरीके से किया, तो वो स्वभाव है। और अंबेडकर ने इसका संकेत किया, तो इंदिरा गांधी को उधर जाना, और इंदिरा गांधी को लगा कि अब न्यायपालिका रोड़ा है तो उसको संविधान बदलो, उसकी ताकत करो, ये करो, तो वो चलता रहा। और उसके बाद उसमें और चीजें जो जुड़ी, तो 12 जून को मैंने इसीलिए खत्म कर दिया कि उसके बाद की जो कहानी है 12 जून से 25 जून के बीच, 25 जून की आधी रात को, 25-26 जून की रात को, जब घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए, आपातकाल के घोषणा पर राष्ट्रपति जी ने, फखरुद्दीन जी ने दस्तखत किए। वो तो खैर अकाल केस में आ रहा है तीसरे अंक में कि वहां तक तो हमने किया है कि जिस दिन होता है, तो उसमें आप देखिए। और फिर शाह आयोग कमीशन के सामने जो गवाहियां हुई, तो वो सारे लोग जो इंदिरा गांधी के उस काम में सहायक थे, कैसे पलटी मारी, क्या क्या हुआ, और फिर बहुत कुछ है। तो 12 दिन के अंदर बहुत कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को राहत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ये नहीं था कि आप लोकसभा के योग्य नहीं है, उसने इंदिरा गांधी को 20 दिन का टाइम दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे फैसले के विरुद्ध जा सकती हैं, और 20 दिन तक ये प्रभावी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 20 दिन तक प्रभावी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो प्रभावी होगा, और 20 दिन तक का टाइम था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जो चाहे वो कर सकती है। 20 दिन उसने अपना फैसला स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट 20 दिन में चली गई। एक सर अपवाद है जो इसके बावजूद कि जिसको बहुत अधिक सीटें मिली हों वह निरंकुश हो जाता है, वो तानाशाह हो जाता है। भारत की राजनीति में एक अपवाद तो इसका है, राजीव गांधी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 425 सीटें उनको मिली थी लोकसभा में, लेकिन वो तानाशाह नहीं हुए थे। उन्होंने सबसे लोकतांत्रिक फैसले लिए देश के लिए और देश को विकेंद्रीकरण की उस दौर तक ले गए जिसका सपना गांधी ने देखा था। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को सत्ता दी और अगले 5 साल जो थे वही 5 साल देश में बहुत अधिक जनता के हित में सबसे अधिक काम हुए, और वो कहीं से भी तानाशाह के रूप में नहीं दिखे।
लेकिन खैर अपनी मैं किताब से बाहर की बात। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसके दो कारण हैं। जी पहली बात, राजीव गांधी मूलतः राजनीतिज्ञ नहीं थे। जी कभी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली इंदिरा गांधी की राजनीति में, नेवर। और सोनिया गांधी तो बिल्कुल ही नहीं थी। इंदिरा गांधी के घर में नेताओं को देखकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी दूसरे दरवाजे से घर के अंदर जाते थे। संजय गांधी सब कुछ था। वो तो संजय गांधी की का अगर एक्सीडेंट ना होता और उनकी मौत ना होती उसमें, तो देश की राजनीति की शक्ल दूसरी होती, बिल्कुल दूसरी होती। जो मैंने अभी कहा वो संजय गांधी उसका प्रतिरूप था ना। जी। राजीव गांधी तो राजनीति के नहीं थे, वो तो बाई एक्सीडेंट बन गए, वरना बहुत सज्जन भले पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनके चेहरे पर सौम्यता जेंटलमैन, टपकती थी। जेंटलमैन जेंटलमैन। थे, और वो थे तो वो अब मजबूरी में बने, तो माँ का साथ देना था तो वो रहे उनके साथ। लेकिन अगर उनको और 10-15 साल मिल जाते तो कोई भरोसा भी नहीं था। अगली बार शायद जीत के आते, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दोबारा वो नहीं जीत पाए। इतने बड़े बहुमत के साथ हाँ, आए नहीं थे, जीत लेकिन पाए, अगला वो चुनाव में होता है। हार गए। तो सहानुभूति लहर थी, देखिए, जिसने वो उनको मेजॉरिटी दी। वो सहानुभूति लहर पर ही सवार थे, वो हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो मामला हो जाता है। आपकी किताब को लेकर बहुत सारे सवाल, मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने थे। लोहिया को लेकर, जयप्रकाश नारायण को लेकर, राजनीति के बहुत सारे, उस नेता मोरारजी देसाई को लेकर जो 1964 से लगातार प्रधानमंत्री बनने की रेस में बना रहा लगातार। कुछ शायद देश में कोई दूसरा नेता वैसा नहीं होगा जिसने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया होगा, और अंततः 1977 में उसको प्रधानमंत्री का पद मिलता है। वो इंदिरा गांधी, एक बार शास्त्री से हारा, एक बार इंदिरा गांधी से हारा, तीसरी बार जाके जब जनता पार्टी की जीत हुई तो जनता पार्टी ने शायद इंदिरा गांधी को चिढ़ाने के लिए मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया होगा, क्योंकि जितनी उम्र उनकी हो चुकी थी, उनसे बड़े नेता छात्र आंदोलन से, 74 के आंदोलन से निकल कर आए थे, जो शायद उनमें से कोई बना होता तो शायद बेहतर प्रधानमंत्री होता, या जो भी होता, या वेंजेंस की भावना से इंदिरा गांधी के प्रति वो काम नहीं करता। इन सारे नायकों को लेकर बहुत सारी बातें आपसे करने का मन है, लेकिन अब कुछ जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी बातें लेते हैं। अभी संजीव मिश्रा जी हैं, इन्होंने नेहरू और सुभाष के रिश्तों पर पूछा है। अलग इस पे आपकी किताब में कोई क्या विषय नहीं है, लेकिन अब इन्होंने पूछा है, आप इतिहासकार के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि जानूं कि क्या इस रिश्तों में, क्या सुभाष नेहरू और सुभाष के रिश्तों पर मेरी जो किताब भारतीय राजनीति के 2 आख्यान है जो पेंगुइन से आई है, उसी पर है। उसमें पहला आख्यान है गांधी, नेहरू, सुभाष और वामपंथ। सवाल जिन्होंने पूछा है, सुभाष जी को दिलचस्प बात बताओ जी। अब देखिए, ये भी एक भारतीय राजनीति की वो बात है जो लोगों को नहीं मालूम। कांग्रेस के अंदर पहले, कांग्रेस के अंदर और सबसे बड़े कम्युनिस्ट 2 लोग थे, नेहरू और सुभाष। और दोनों वामपंथी विचारधारा के पहले पैरोकार थे, और दोनों में बहुत गहरी समझ और अंतरंगता थी। 27 के अधिवेशन में और गांधी के खिलाफ ये एक साथ बोलते थे कि हमको संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और गांधी उस पर तैयार नहीं होते थे। उस किताब में पूरा विवरण है। फिर गांधी बाद में जब संबंध बिगड़ने शुरू हुए, और वो पत्राचार पूरा मैंने दिया है उस किताब में जो नेहरू और सुभाष के बीच हुआ है। और सुभाष जब जेल में थे, मैंने उसमें आकार के जो जेल में दिया है, तो उन्होंने नेहरू से 13 किताबें मंगाई, एक लिस्ट दी कि मुझे ये किताबें दो, मैंने तुम्हारी लाइब्रेरी में देखी है ये किताब, वो सूची आप पढ़ लीजिए। आपको हैरानी होगी कि सुभाष जेल में इन किताबों को पढ़ने को मांग रहे हैं, और ये किताबें नेहरू की लाइब्रेरी में रखी हैं जो उन्होंने देखी हैं। आप गर्व करिए अपने नेताओं पर, इन नेताओं पर, नेहरू पर, सुभाष पर, पटेल पर, गांधी पर गर्व करिए। आजादी आपको ऐसे थोड़ी ना मिल गई। सुभाष और नेहरू और पटेल और गांधी और ऐसे कम से कम 50 नाम है, किसी का ले लीजिए, गैलेक्सी है। जेपी पर सर आज आप कुछ भी कह लीजिए। सर मैं कह रहा था, जेपी पर आपका जो विश्लेषण इस किताब में बड़ा दिलचस्प है। आपने किसका? ब्रह्मचर्य के, जयप्रकाश नारायण को नहीं, वो है, देखिए, मैंने आपसे पहले कहा मैं मनोविज्ञान पर काम करता हूँ कथाकार के नाते। मैंने इंदिरा गांधी, जेपी, नेहरू, सबके मनोविज्ञान को समझकर उस चरित्र को, उनको
समझने की कोशिश की है, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर। मेरे फैक्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी फैक्ट फाइंडिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इंटरप्रिटेशन तो हक है इतिहासकार का। फैक्ट्स अगर सही है, आप कोई इंटरप्रिटेशन करिए, आप उचित है, न्यायपूर्ण है। गलत फैक्ट रखकर अगर आप कोई बात करते हैं जो आज होता है, तो फिर माफी नहीं, ये तो अपराध है। बिल्कुल। और इस वही बात को आज बहुत अच्छे से रेखांकित करिए प्रभात जी, इस बात को बहुत अच्छे से रेखांकित करिए कि बिना तथ्य के बात करना, गलत तथ्य रखकर बात करना, बिना प्रमाण के बात करना किसी के बारे में, ये चरित्र हनन है और ये बहुत खराब हरकत है। तथ्य रखकर बात करिए, आप तथ्य रखकर साबित करिए, हक है आपको, आपको हक है, खूब बोलिए, लेकिन तथ्य के साथ। प्रियंबा जी बोलते बोलते इतना इतना अच्छा बोल रहे थे, बोलते बोलते 1 घंटा समय हो गया। मुझे अभी अचानक ध्यान आया, ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करने में। अब एक सवाल राजगोपाल सिंह वर्मा जी ने पूछा, ये भी पब्लिक हिस्टोरियन है, इतिहास से बड़ी अच्छी किताबें लिखते हैं। इनका सवाल है कि क्या आपका मनोविज्ञान एक विशिष्ट दृष्टि का परिचायक नहीं कहा जा सकता? समझा नहीं मैं सवाल। विशिष्ट दृष्टि का परिचायक मतलब मैं विशिष्ट दृष्टि नहीं समझा। विशिष्ट दृष्टि से शायद इनका मतलब है कि आप खास एंगल से किसी को देख रहे हैं, इनका ये कहना है। नहीं, मनोविज्ञान अगर किसी का मैं समझना चाहता हूं तो जीवन से ही नहीं, ये तो है कि मैं मनोविज्ञान तो अपना ही निर्णय करता हूं ना। जी जी। और उस मनोविज्ञान के आधार पर अगर मैं, जैसे मैंने बूटस की बात की जी, मेरा अपना अध्ययन है, उसके मनोविज्ञान को मैं समझता हूं, मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, बैकग्राउंड पढ़ा, सब पढ़ा और देखा कि उसके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उसने किया, और सीजर क्या कर रहा था और जूलियस सीजर क्या कर रहा था, तो मैंने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला और जो मैंने 5 जीवनियां किताब लिखी है उसमें ब्रूटस को मैंने नायक बनाया। उसी किताब में रास्पुतिन पर मैंने लिखा है, उसका मनोविज्ञान समझा। जी। बहरहाल तो मैं मनोविज्ञान समझकर, देखिए कथाकार वही चरित्र, वही उसी ढंग से वही बात करे जो स्टैब्लिश है, जो चली आ रही, तो किस बात का कथाकार और किस बात का इतिहासकार, तो लीक पीट रहा है, उसमें क्या रखा है। बिल्कुल। और ये इस किताब को पढ़कर आप सब लोग अगर चाहें, भारतीय लोकतंत्र का कोरस पढ़ें, जो इनकी राजनीति, इतिहास राजनीति में त्रयी का 3रा खंड है। प्रियंबा जी को पढ़िए, अपने समय को, अपने बीते हुए समय को, और किस तरह से जिन आदर्शों के साथ लोकतंत्र शुरू हुआ था, किस तरह से वो पतन के गर्त में चला गया, इस वहाँ तक ये किताब ले जाती है। इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप अपने देश को, अपने देश की आज़ादी के बाद के 25 सालों, 26-27 सालों को समझना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंबा जी, आप आए और आपने इतने खुलकर बातचीत की और आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद प्रभात जी, आपको और सब देखने वालों को, सबको जी धन्यवाद। कोई मुझसे कभी सवाल कर सकता है, लिख कर पूछ सकता है, बात कर सकता है। ठीक है सर, सब लोग आप लोग सुन लें, जब भी चाहें प्रियंबा जी से आप बात। हाँ, मैं उपलब्ध हूँ, मैं हमेशा हमेशा उपलब्ध हूँ, और अकाद में मेरा सब ईमेल एड्रेस वगैरह है, कर सकता है, बेहिचक बात कर सकता है जब चाहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।